हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर संजीत कुमार। और इस वाले लेक्चर में मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में हम लोग करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बल और गति के नियम। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मोशन, और उससे ठीक पहले हम लोग पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये आपका सेकेंड लेक्चर है। ठीक, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बाई बाई करके न्यूटन जो थे उनके तीनों नियमों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है और आपका इतना अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप लोग इसमें गलत कर देते हो। ठीक, तो इसको हम लोग इतने अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल वे में समझेंगे इन तीनों नियमों को, ताकि आपका एग्जाम हो उसमें आप इससे क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है? आप लोग सोचोगे, फोर्स सोचते ही मतलब कि आप लोग के दिमाग में आता होगा कि धक्का देना कोई चीज को फोर्स है, या फिर किसी चीज को खींचना एक फोर्स है। सही बात है, अच्छी बात है। देखो, अनदर वे हम लोग कह सकते हैं कि मान लो कि कोई अपना एक एफर्ट है। ठीक, मान लो कि एक बॉल है। ठीक, जैसे कि देखो, ये है आपका सरफेस, जमीन या जो भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, संगमरमर का सरफेस, फ्रिक्शन जीरो, कुछ भी। ये क्या है कि ये आपका एक बॉल है, गेंद। तो इस केस में क्या है, आपका बॉल यहां पर है, क्या है, जीरो है। आपका जो स्पीड है, रुका हुआ स्पीड, मतलब कि जो बॉल है रुका हुआ है, तो इस केस में आपका वेलोसिटी जीरो आ जाएगा। ठीक, अगर इसमें कोई हम लोग एफर्ट लगा दे तो क्या है कि बॉल आपका मूव करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब कुछ सेकंड्स, कुछ टाइम बाद ये आपका क्या आ जाएगा, इसका वेलोसिटी, गति जो है क्या हो जाएगा, गति जो है आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यही बॉल आपका इसको मूव कर रहा है, और इस यहां पर बॉल आया आपका, और यहां से हम एक एफर्ट लगा दिए। यहां पर हम लोग एफर्ट लगा दिए। ठीक है, एफर्ट लगा दिए तो क्या है कि बॉल जो है आपका स्टॉप हो गया, मतलब वेलोसिटी जो है आपका जीरो हो गया। अच्छा, यही ये जो आपका एफर्ट है, एफर्ट जो है जिससे बॉल आपका जो है मोशन में आया, यही आपका फोर्स है। ठीक, और यही एफर्ट जो है आप इस बॉल पे लगाए तो क्या है कि बॉल आपका जो है स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, मतलब कि वेलोसिटी जीरो हो गया। तो इस फिनोमिना को हम लोग फोर्स बोलते हैं। इसी एफर्ट को जो कोई भी वस्तु जो है आपका उसका पोजीशन चेंज करने में हेल्प करे, उसे एफर्ट, और इस एफर्ट को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग डेफिनेशन वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एन एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी रेस्ट बॉडी है उसको मोशन में लाने वाला एफर्ट ही फोर्स कहलाता है, या फिर मूविंग बॉडी आपका है उसको स्टॉप कर दे वो एफर्ट, वही आपका क्या है, फोर्स है। अनदर वे वी कैन से कि पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स तो है ही। अच्छा, एक बात बताओ, फोर्स क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, आपका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज कर सकता है, इसका कर सकता है, जरूर कर सकता है। जैसे आप लोग क्या है कि एग्जांपल के तौर पे देखो, क्या है कि आप जब क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आता है, तो वो तो आपका जिस डायरेक्शन में खड़े हो तो उस डायरेक्शन में बॉल आता है। जब बैट से हिट करते हो तो वो आपके ठीक सामने की ओर उसका वेलोसिटी जो है चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? चेंज ऐसे होता है कि हम लोग बैट से उस बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट्स वाई वो आगे की ओर मूव कर रहा है वो। तो इससे क्या है कि इसे ही हम लोग फोर्स बोलते हैं, और इसी इसी एफर्ट को जो चेंज किया डायरेक्शन को, उसे हम लोग फोर्स बोलते हैं। मान लो कि एक लड्डू है, आप क्या है उस लड्डू को दीवार पे थ्रो करोगे तो क्या है कि वो टूट जाएगा, मतलब कि उसका मात्रा जो है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई आप मिट्टी का बॉल लो, या कोई भी आप क्या है कि एक रबर का बॉल लो, उसको जोर से प्रेस करोगे तो क्या है कि वो लंबा हो जाता है, तो क्या है कि वो अपना शेप तो चेंज कर दिया है। तो वी कैन से दैट कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है आपका चेंज होता है, साथ में आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है,
और वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बॉल वाला हम एग्जांपल बता रहे हैं क्रिकेट वाला, जब हम बैट से बॉल को मारते हैं तो क्या है कि बहुत तेज गति से वो आगे की ओर जाता है। तो क्या इसका मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। बॉल तो डाला धीरे मैंने, लेकिन शॉट मारने के बाद बहुत तेज किया, मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी इसका फोर्स क्या है कि आपका चेंज कर सकता है या डिफ्लेक्ट कर सकता है। कैसे डिफ्लेक्ट करता है, मान लो कि एक बॉल यहां से यहां आ रहा है, क्या करते हैं हम लोग, यहां पर क्या है कि एक बल्ले से थोड़ा सा इसको एच देते हैं, तो इस केस में क्या है कि ये बॉल इधर की मूव कर देता है, मतलब कि इसको डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। किसके द्वारा, हम लोग फोर्स के द्वारा डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फोर्स को आप लोगों ने समझ रहा होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग कुएं से पानी खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो क्या है आपका फोर्स वहां भी हो रहा है, उसको फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे पुलिंग और पुशिंग, पुलिंग और इज कॉल्ड फोर्स, मतलब कि खींचना और दबाना एक फोर्स है। अनदर वे हम लोग बोल सकते हैं कि इफ एन एफर्ट an effort which give and give object to motion or moving object to stop or moving object to stop, that effort is called force। बोल सकते हैं वो जो आप लोग को मैंने समझाया वो। ठीक है, गुड। तो फोर्स को आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक अगर और समझना चाहो तो आप लोग लिख सकते, देखो जैसे कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये आपका, सॉरी एक मिनट, ये है आपका स्प्रिंग, इस तरह से स्प्रिंग होता है। ठीक, ये क्या है कि फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं हम लोग, इधर की ओर लगा रहे हैं, एफर्ट बोल सकते हैं इसको, छोड़ो हटाओ, एफर्ट ही लिखते हैं, एफर्ट। ये है आपका एफर्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि इनर्गेट होगा, मतलब कि स्प्रिंग जो है खींचने पर स्प्रिंग जो है आपका इनर्गेट होता है, मतलब कि फैलता है। तो ये यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, जो आपका एफर्ट है पुल कर रहे हैं। ठीक, और इसी एफर्ट को इधर की ओर हम लोग मूव कर देंगे, तो क्या है कि स्प्रिंग जो है आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रेस होगा यहां पर, और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेस। ठीक है, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, इस एफर्ट को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कहीं आप लोग मॉल में जाओ या फिर कहीं भी या फिर आपके घर में आप क्या है कि दरवाजे को खींचते हो, वो एक तरह का एफर्ट है। दरवाजे को खींचने में हम लोग को जो ताकत लगा वो एक तरह का एफर्ट है, और वो ही एफर्ट आपका क्या है, फोर्स। होप आप लोग फोर्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है कि फोर्स का जो आपका एसआई यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। और फोर्स का मात्रा क्या होता है, आगे की ओर हम लोग बताएंगे। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपका, सॉरी किलोमीटर नहीं, केजी, मतलब आपका एक न्यूटन फोर्स जो है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आगे मैं बताऊंगा, बट अभी आप लोग नोटबुक में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे की ओर चले हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, आप लोग बैलेंस फोर्स किसे कह सकते हो, बैलेंस फोर्स क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बैलेंस फोर्स,
बैलेंस फोर्स बोल सकते हो कि मान लो कि ये जो है ये आपका मार्कर है, तो ये यहां पर फिक्स है, ठीक। ये क्या कह रहा है कि नीचे की ओर चाह रहा है कि हम जाएं, बट मेरा एक एफर्ट, खुद का एफर्ट है, जिसके कारण हम इसको यहीं पर स्टॉप करके रखे हुए हैं। तो क्या है कि ये स्टॉप कंडीशन में है, इसी को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोग, आप लोग को बैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्स देखो दिखाता हूं मैं। ये है आपका एक, मान लो कि टेबल है, ठीक ठीक है, टेबल है, टेबल, यहां पर हम एक ब्लॉक रखे हुए हैं या फिर कोई बॉडी है आपका, ठीक है। अच्छा, क्या है कि हम लोग एक फोर्स यहां से लगा रहे हैं F1 और एक फोर्स यहां से लगा रहे हैं F2, ठीक है। इनिशियली क्या है कि ये आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब कि रुका हुआ है। अगर हम लोग एक एक फोर्स यहां से लगाए और एक फोर्स यहां से लगाए और F1 इक्वल टू F2, मतलब कि जो फोर्स आपका इधर की ओर, इधर से लग रहा है और यही फोर्स, सेम सिमिलर फोर्स आपका इधर की ओर लग रहा है दैट काउज ये आपका क्या है कि स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब कि स्टॉप कंडीशन में आ जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। अगर यही क्या होता कि आपका F1 फोर्स जो होता F2 से ग्रेटर होता, तो अगर F1 जो है फोर्स जो आपका है, अगर इससे ज्यादा होता था, क्या होता, इधर की ओर ये मूव करने लगता, ठीक। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं कि ये फोर्स जो है अपना अनबैलेंस्ड फोर्स है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, ठीक ठीक। ओके, बोल सकते हैं कि इक्वल बॉडी विल बी बैलेंस, ठीक। अगर इन केस अनइक्वल हुआ, मतलब कि F1 ग्रेटर हुआ F2 से, तो इस केस में क्या है कि अपना बॉडी जो है अनबैलेंस हो गया, ठीक। अब मान लो कि कोई, अगर छोड़ो हटाओ, यहां पर क्या है कि अपना एक बॉडी है, यहां पर है, ये आपका एक मास है, तो यहां पर ऐसे फोर्स लगाए हम लोग, ठीक। जहां पर आपका फ्रिक्शन है, बहुत हाई फ्रिक्शन है, तो क्या है कि बॉडी जो है इस कंडीशन में क्या है कि आपका मूव नहीं कर रहा है, ठीक। तो क्यों नहीं, यहां भी बैलेंस्ड है, ये क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि इसके पास खुद ही इतना फोर्स है कि इस फोर्स से ये ज्यादा है, मतलब कि यहां पर जो इसका लोअर लेवल का जो सतह है उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और वो क्या है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक। तो ये क्या है आपका, क्या है ये स्टेशनरी कंडीशन में होगा, ठीक, रेस्ट में होगा या स्टेशनरी कंडीशन में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही आपका है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। तो नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट करेंगे हम लोग, फोर्स आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, तो हम आगे करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। न्यूटन ने अपना मोशन का जो है, हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वो उसके बारे में उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट, 3 नियम दिए थे, ठीक। उनसे ठीक पहले क्या था कि उनसे ठीक पहले एरिस्टोटल ने बोला कि एरिस्टोटल ने बोला कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब कि एरिस्टोटल जो अपने महान दर्शन शास्त्र थे, वो फिलोसफी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और साथ साथ में वो पॉलीमैथ के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उनके अनुसार जो आपका रेस्ट है, जो कोई भी बॉडी का, वो है आपका नेचुरल फिनोमिना है, मतलब कि नेचुरल स्टेट है, ठीक है। अगर उसको मोशन में रखना है तो कुछ ना कुछ हम लोग को उसमें फोर्स लगाना है, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप दैट इन मोशन, मतलब कि आपका एरिस्टोटल के हिसाब से, आपका एरिस्टोटल के टोटल के हिसाब से, अच्छा कब इनका ये था आपका 384 बीसी, मतलब कि समय काल जीसस से भी पहले के ये थे, ठीक है। और कब से कब तक, 322 बीसी तक इनका जीवन काल रहा। एरिस्टोटल के अनुसार कोई भी बॉडी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट
का उसका खुद का एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब कि खुद का उसका नियम है, वो चाहता है कि हम रुक जाए, हम मूव करें ही नहीं। पर क्या है कि बेचारे को फोर्स क्या करता है कि उसको आगे की ओर मूव कराता है। एरिस्टोटल के हिसाब से यही कहना था, मतलब कि ये जो आपका बॉल है मूव कर रहा है, ये मतलब कि वेलोसिटी में है, ठीक है, वेलोसिटी में ये चल रहा है। तो क्या है कि ये चाहेगा कि हम हमेशा क्या है कि चलते ना रहे, हम ये जो गेंद चाहेगा कि कुछ देर बाद जाने के बाद, जहां जाने के बाद हम क्या है कि अपना जो गति है उसको जीरो कर दें। ठीक, ठीक है। यही एरिस्टोटल के हिसाब से था कि बॉडी चाहेगा कि आपका कुछ, जैसे कि आप बॉल फेंकते हो तो क्या है कि वो तो रुक जाता है, ठीक। पर यह नियम क्या है कि आपका गैलीलियो ने इस नियम को बोला कि ये नियम सही नहीं है, ये गलत है। और यहां पर क्या है कि आपका एरिस्टोटल का जो थ्योरी है यहां पर फॉल कर जाता है। तो गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो बोलते हैं, लिख लेते हैं एरिस्टोटल के हिसाब से, एरिस्टोटल के हिसाब से रेस्ट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी, और ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। until and unless, until और या unless external force keep required in motion। मतलब क्या है कि आपका एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो क्या है कि मोशन में लाने के लिए फोर्स रेगुलर हम लोग को चाहिए। जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाएंगे तो क्या है आपका बॉडी जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन बोला कि नहीं भाई, गैलीलियो बोले कि नहीं भाई, ये आपका जो लॉ है ये सही नहीं है, और इन्होंने अपना खुद का लॉ प्रोपोज किया, ठीक है। गैलीलियो के अनुसार ये है आपके गैलीलियो साहब, ये कब थे आपके 1564 से लेके 1642। ये एक बहुत बड़े क्या थे, खगोल शास्त्र थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे दूरबीन का भी आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। इक्वल वेट ऑफ मास का भी इन्होंने ही बोला था। तो इनके अनुसार क्या है कि ये क्या किया गैलीलियो ने, सबसे पहले क्या किया कि एक टब लिया या फिर एक बीकर लिया, यहां पर इन्होंने क्या किया कि एक गोल बॉल है उसको क्या किया कि यहां से इसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया, मूव कराना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद बॉल यहां आया, और इन्होंने देखा कि ये बॉल जो है मूव करते हुए यहां आया, ठीक है, यहां आया। और फिर उसके बाद क्या है कि ये वापस से मूव करके नीचे की ओर आया, ठीक है। तो मतलब कि ये सेम लेवल पे ये गया, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो आपका है वीकर, इसका जो है इंक्लाइनेशन, जो ढाल जो है इसका और कम किया। इस केस में भी इस बॉल को आपका यहां से इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, ये आपका यहां आया। फिर इस केस में क्या है कि आपका बॉल जो है यहां आ गया, मतलब कि इसके लाइन में आ गया, ठीक है, सेम लेवल पे आया। और फिर वो उसके बाद यहां जाने के बाद फिर नीचे की ओर वो आया, ठीक है। ऐसे करते करते वो गैलीलियो क्या है कि इसको क्या किया कि देखिए कि क्या है कि आपका सेम लेवल पे क्या है बॉल मूव कर रहा है। फिर थोड़ा सा और इन्होंने क्या किया, इंक्लाइनेशन को और कम किया, ठीक है। यहां पर ये ऐसे जहां आपका बॉल जो है मूव करा इन्होंने, तो फिर बॉल ये आगे की ओर मूव करते हुए जहां पर जो है कुछ बहुत दूर के बाद ये बॉल जो है यहीं पर आके वापस रिवर्स हुआ। तो इन्होंने देखा कि क्या है कि बॉल जो है अपने एक्चुअल जो लेवल है उसके बाद से ही ये बॉल क्या है आपका मूव करने लगा। फिर थर्ड केस में क्या किए, ये क्या किए कि इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, यहां से बॉल को मूव कराया, संगमरमर के जो पत्थर है वो, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका इंक्लाइनेशन जो है आपका जीरो है,
जीरो है, ठीक है। तो इनके अनुसार जब यहां से इस लेवल से बॉल को छोड़े तो क्या है कि सेम लेवल पे आके ये यहां पर टिका, ठीक है। और जब यहां पर इस बॉल को छोड़े तो क्या है कि वो लेवल पे मेंटेन किया कुछ दूरी के बाद, मतलब कि यहां से जो आपका एक्स जो है ये क्या है कि इस बार जो है ये काफी दूर बाद हुआ वाई, और ये जो है आपका बहुत दूर बाद जेड के बाद हुआ। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब हम इस बॉडी को छोड़ दे तो क्या है कि ये इंफिनिटी तक चलता चलने जाएगा। मतलब कि अगर कोई इस पे फोर्स ना हो, फ्रिक्शन यहां पर जीरो हो, तो बॉडी क्या है आपका मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ठीक, बस क्या है कि बॉडी जो है आपका थोड़ा सा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, उसके बाद जो स्टेट में होगा वो आगे की ओर मूव करते हुए चला जाएगा। जैसे आपका जो है अगर बॉडी आपका रेस्ट में है, गैलीलियो के हिसाब से आपका बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो बॉडी चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें। अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाए तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में हो जाएगा। मतलब जो बॉडी आपका जो मोशन में है तो वो चाहेगा कि लगातार हम क्या है कि मोशन में ही रहे, ठीक है। तो इसी के अनुसार उन्होंने गैलीलियो इसको आगे बढ़ाते हुए थ्री लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसी लॉज को हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अच्छा न्यूटन जो थे फर्स्टली प्रपोज किए थे 1687 ईस्वी में। न्यूटन अपने बुक प्रिंसिपिया में तीन लॉ था उसको मेंशन किए थे, और उसी को हम लोग आज पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि फर्स्टली न्यूटन 1687 में न्यूटन लॉज ऑफ या फिर थ्री लॉज ऑफ मोशन, मतलब तीन जो है गति के नियम को ये दिए, ठीक है। ओके, कहां दिए थे ये अपने बुक, इनका एक बुक था, कौन सा बुक था इनका, बुक था प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया इनका बुक था, वहां पर ये तीन लॉ को पब्लिश किए, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस जो आपका जो गैलीलियो जो थे, गैलीलियो का जो नियम था उसको सही से अरेंज किया और उसको डिस्क्राइब किया, उसको आगे की ओर बढ़ाया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग यही पढ़ेंगे, गैलीलियो का कुछ खास नियम हम लोग नहीं पढ़ते, आपका एग्जाम में यही तीन नियम होगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। फर्स्ट, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन्स के अनुसार अगर कोई बॉडी, न्यूटन बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि रेस्ट में रहे, ठीक। मतलब कि जैसे बॉल वाला कंडीशन है, ये आपका डस्टर है, अगर यहां पर है तो ये चाहेगा कि हम रेस्ट में रहें। अगर इसको हम लोग धक्का देंगे तो ये चाहेगा कि हम इसी कंडीशन में आगे की ओर मूव करते चले जाएं, ठीक है, कभी रुके ना। ये है न्यूटन का आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि एंड ए बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, चाहेगा, कोई वस्तु है, वो चाहेगा कि रेस्ट में रहे जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। अनबैलेंस्ड फोर्स मैंने आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन अनलेस सेम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट।
मतलब कि आपका ये है आपका सरफेस, ये है आपका बॉल, गैलीलियो का ही है, वो जो गैलीलियो में बोला था लगभग वही स्टेटमेंट है। ये आपका बॉल है। अब इनिशियली जब रहेगा तो ये चाहेगा कि हम क्या है कि रेस्ट में ही रहे, हमको कोई तंग वंग ना करे। वो चाहे कि भाई हम ऐसे ही हैं, पड़े हुए हैं, हमको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अगर हम लोग इस पे फोर्स थोड़ा सा लगा दे तो क्या है कि ये आपका मोशन में आ जाएगा, मतलब कि भी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब भी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा तो ये चाहेगा कि हम चलते रहे अनंत काल तक, जीवन भर, लाखों साल, करोड़ों साल तक हम चलते रहे, हमको कोई है जो बैलेंस ना करे, ये चलता रहेगा आपका, बशर्ते कि आपका कोई भी एक्सटर्नल बाहरी फोर्स या कोई भी अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर ना लगे, तभी तो ये चलता रहेगा। अगर ये बॉल मूव करता रहा, हम लोग क्या किए कि एक फोर्स यहां से लगा दिए, तो इस कंडीशन में क्या है आपका बॉल जो है रुक जाएगा, तो ये क्या है आपका बैलेंस फोर्स है, ठीक। तो जो बॉल का कंडीशन होगा वो चाहेगा कि हम चलते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। इसी लॉ को हम लोग, इसी फिनोमिना को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ए बॉडी continuous in rest state और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन in the same direction unless some external force is applied on it। मतलब कि वही बात है कि अगर कोई बॉडी है जो आपका रेस्ट में रहना चाहता तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो आपका मोशन में रहना चाहेगा। वो कब तक रहेगा? जब तक कि कोई भी इसमें अवरोध या प्रतिबल आपके इसके खिलाफ ना लगे, ठीक है। डायरेक्शन भी आपका सेम रहेगा और फोर्स भी आपका सेम रहेगा। फोर्स भी आप स्ट्रेट लाइन जो मोशन है, मतलब कि इस डायरेक्शन में हम इसको मोशन दिए तो यही डायरेक्शन में मूव करते रहेगा, ठीक है। चेंज, अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, ठीक। तो यही आपका लॉ ऑफ मोशन है, ठीक। जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि आपका बस है, आप बस में जा रहे होते हो, तो क्या है कि जो ब्रेक लगाने के बाद हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। क्या है कि हम लोग तो इनिशियल कंडीशन में थे, जब बस में चढ़ते हैं तो क्या है कि बस धीरे धीरे मोशन में आ जाता है। बस के मोशन में आने के कारण क्या है कि हम लोग का बॉडी भी मोशन में आ जाता है। तो पहले तो वो रेस्ट में था, अब मोशन में आ गया, तो हम लोग का बॉडी चाहेगा कि हम लोग क्या है कि मोशन में ही रहना स्टार्ट करें, रुके नहीं। सडनली क्या होता है कि जब बस ब्रेक लेता है तो क्या होता है कि अपना नीचे वाला जो सतह है, जो फर्श है, उससे क्या है आपका पैर जो है चिपका रहता है। वहां पर क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या है कि हम लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। बट आगे की ओर गिरते क्यों है? क्योंकि देखो पैर तो आपका वो सतह से चिपका हुआ फ्रिक्शन है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, बस के सरफेस जहां है वहीं रह जाएगा और हम लोग आगे की ओर फॉल कर जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, और दूसरा एग्जांपल है आपका कि आपका जो, जैसे कि अभी गर्मी है तो ठंडी के मौसम में क्या है, हम लोग कोट या फिर जैकेट या रजाई जो भी निकालते हैं तो उस पर हम लोग क्या है कि एक स्टिक को मारते हैं, छड़ी से उसको मारते हैं, तो देखते हैं क्या कि डस्ट क्या है उड़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहां पर क्या है, जो आपके जो रजाई है या ब्लैंकेट है या कोट है या कमीज है, जिस जो भी हो, वहां पर क्या है डस्ट जो है वो चिपका रहता है। वो क्या है कि वो रेस्ट कंडीशन में होता है, वहीं पर फिक्स रहता है। जैसे ही हम लोग स्टिक से उसके ऊपर मारते हैं तो क्या है आपका कोट है और या फिर ब्लैंकेट है, वो क्या आ जाता है कि मोशन में आ जाता है, और जो डस्ट है जो आपका वहीं का वहीं रह जाता है। इसके कारण क्या है कि आपको डस्ट दिखाई देना स्टार्ट करता है। ये भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा, आप लोग सोचे हो कि अभी आपका मून पे जो लैंडर गया, विक्रम लैंडर या जो भी,
वो किस नियम के आधार पर जो इसरो अपना मिशन भेजता है, वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे ही भेजता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि वो लोग आप अपना सैटेलाइट सैटेलाइट जो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे क्या है कि उसको बाहर क्यों निकालते हैं। वहां पर क्या है कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अदर प्लैनेट्स का जीरो हो जाता है, वहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाता है। तो क्या है कि वहां पर उसको सिर्फ मोशन दे देते हैं, तो क्या है कि वो चलते चला जाता है। जब वो जैसे ही आपका सैटेलाइट क्या है कि मून के सरफेस में जाता है तो क्या है कि उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस केस में क्या है कि बहुत सारा बचत हो जाता है। मंगलयान भी इसी तरह से इसरो ने भेजा था। ठीक, ओके ओके, चलें हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्शिया फोर्स भी या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इनर्शिया आपका डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है आपका मास पे और डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी पे, मतलब कि चाल पे, आपका गति पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ रहा होगा कैसे डिपेंड करता है भाई। आप लोग इनर्शिया जो होता है मास इंटू, यहां पर करते हैं हम थोड़ा सा, इनर्शिया जो होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहां से आपका मतलब कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या के, मास के, एज वेल एज क्या है आपका वेलोसिटी के, चाल के, गति के बराबर भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे क्या कि दो व्यक्ति अगर सेम डायरेक्शन में आपका मूव कर, इधर क्यों ये, थोड़ा इसको मिटाता हूं मैं, रफ करता हूं, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं थोड़ा। जैसे आपका क्या होता है कि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी या फिर आपका इनर्शिया। ठीक, अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, इनर्शिया होगा या फिर आपका वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर मान लो कि एक बस है आपका इतना बड़ा, ठीक है, 100 केजी का आपका बस है और ये चल रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अच्छा, एक आपका कार है, ये है आपका 20 केजी का। ठीक, कार तो 20 केजी का नहीं होता, बस 100 केजी का एज्यूम कर लो आप लोग। ठीक है, और यहां पे क्या है कि ये 50 केजी 50 किलोमीटर पर आवर के ये स्पीड से चलता है। तो इस कंडीशन में ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। अच्छा, यहां पर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहां पर आपका मोमेंटम हो जाएगा 1000 और यहां पर आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, न्यूटन। ठीक, इस केस में अगर ये दोनों टकराएंगे आपस में तो क्या है कि एक तो आपका जो बस और जो कार है उनका जो मोमेंटम सेम है, मतलब कि सेम फोर्स से दोनों टकरा रहे हैं। भले ही ये छोटा है पर स्पीड ज्यादा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आपका मोमेंटम जो है इसका ज्यादा हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है, तो ये एक ही जगह चिपक जाएंगे। ठीक, और जो नुकसान जो होगा वो दोनों का बराबर होगा, बशर्ते इसका उस डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, उसका मटेरियल कितना है। अगर देखोगे कि दो आदमी, अगर आप गौर किए होगे कि आपका ये एक हाथ है और जब इस हाथ से इस तरह से मारोगे तो क्या है कि इस हाथ को ज्यादा चोट लगेगा। क्यों चल लगेगा, क्योंकि ये क्या है कि इसका जो मास है, जो मोमेंटम है इसका कम है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं है। जब इस हाथ को इधर की ओर ला रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी भी है, इसका मोमेंटम ज्यादा है, तो क्या है कि इसको ज्यादा चोट लगेगा। ठीक है, इसको भी लगेगा लेकिन कम लगेगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग छड़ी जो मारते हैं, छड़ी तो वो बहुत आपका हाथ से क्या होता है कि बहुत पतला होता है। ठीक, तो क्या है उसको हम लोग ज्यादा जो जब हम लोग उसको मारते हैं तो क्या है कि उसमें मोमेंटम आ जाता है, दैट्स व्हाई हम लोग को चोट लगता है। ये भी एक तरह का आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोल सकते हैं। आगे हम लोग इसको मोमेंटम में हम लोग करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैं आप लोगों को क्या, ये आप लोग नहीं लिखना। नेक्स्ट है अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग समझे थे
कि कोई आपका बॉडी है, ये गेंद है, ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या है, ये भी एक बॉल है, यहां से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं एफ, तो क्या है कि बॉडी आपका v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, v किलोमीटर पर आवर से या फिर मीटर पर सेकंड किलो पर आवर से चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा देते हैं, तो इस केस में क्या है, वेलोसिटी जो है आपका 0 हो जाता है। अच्छा, तो क्या है कि ये बॉल आपका रुक जाता है। तो सेकेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हेन वी फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन वेलोसिटी चेंज और रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज एट द रेट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर यहां से ये टी सेकेंड में भी वेलोसिटी में था, आफ्टर टी सेकेंड ये क्या है कि आपका जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है कि when we force applied on body then velocity change at the rate of time। अच्छा, तो जब वेलोसिटी चेंज एट द रेट ऑफ टाइम, तो अपना क्या है कि यहां पर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि बॉडी है आपका, फोर्स है, ठीक है, जब हम लोग क्या है इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या है कि पहले ये इनिशियल था, ठीक है, इनिशियल था, आफ्टर टी सेकेंड ये आपका वेलोसिटी v आ गया, मतलब कि v1 था वेलोसिटी, फोर्स अप्लाई किए तो v2 हो गया, या फिर v इनिशियल बोल सकते हैं और इसको v फाइनल हो सकते हैं। तो रेट ऑफ फोर्स अप्लाइड वेलोसिटी चेंज, मतलब कि आपका वेलोसिटी चेंज क्या हो जाएगा, क्या है, v इनिशियल से v फाइनल हो जाएगा, मतलब कि कितना चेंज हुआ, v फाइनल माइनस v इनिशियल एट चेंज एट द टाइम। ठीक है, मतलब कि टाइम जो आपका समय आपका जो लग रहा है वो लग रहा है। ठीक है, यही तो इसके अनुसार ये है। ठीक, थोड़ा सा अब क्या है कि जब ये आ गया और ये आ गया, तो हम इतना बात हम लोग इसको समझ रहे हैं। और मैंने एक्सेलरेशन को बोला था, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कि ये आपका एक गेन आपका कार है, ये इनिशियली ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या है, यहां कुछ दूरी बाद टी सेकेंड या कुछ दूरी बाद ये क्या है कि 5-10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका 5 माइनस, मान लो कि 2 सेकेंड है ये, ठीक है, 2 आवर मान लो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, मतलब कि 5 अपॉन 2, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, हालांकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं, समझने के लिए बोला मैं। तो ये एक्सेलरेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। तो क्या है कि यहां पर एक्सेलरेशन आपका एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, स्टेट करता है आपका, न्यूटन स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब कि आपका फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि पी इनिशियल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आपका पी क्या है, पी आपका मोमेंटम है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम जो है आपका क्या है, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मोमेंटम एट द रेट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि फोर्स बटा में आपका डेल्टा टी, टाइम के साथ ही मोमेंटम चेंज कितना, पहले जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, ये आपका बॉडी है, ये क्या है, जब हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं तो जहां पर क्या है कि v जो है आपका वेलोसिटी जो है v1 है,
जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो यहां की ओर ये मूव करता है ये मास, और यहां पर जो वेलोसिटी होता है v2 हो जाता है। तो क्या है कि कुछ इसमें तो टाइम लगा, आफ्टर टी सेकेंड में ही तो ये इसका वेलोसिटी v2 हुआ। ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कि ये आपका चेंज ऑफ टाइम है, मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आपका F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा मास इनटू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि मास तो दोनों केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या है आपका, मोमेंटम मास तो दोनों केस के लिए सेम होगा, मतलब कि m गुना v फाइनल माइनस m गुना v इनिशियल। डेल्टा टाइम, टाइम क्या है आपका, टाइम मान लो कि t सेकंड में आपका क्या है कि एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आपका t से डिवाइड कर दो। अगर यहां से f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m जो है यहां पर क्या हो जाएगा vf माइनस v इनिशियल अपॉन t। ठीक है, अच्छा पहले हम बताया था कि वेलोसिटी में चेंज बट एट द रेट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। यहां तक न्यूटन ने इसको ड्राइव करके दिखाया। अब न्यूटन के पास फुल आजादी था, फुल उसके पास पावर था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कुछ भी रख सके। तो उन्होंने क्या किया कि f जो है आपका F इक्वल टू के इंटू एम है, तो k का इन्होंने वैल्यू क्या है 1 ले लिया का कि मैं तो 1 ही लूंगा। तो इस केस में आपका जो फोर्स हो जाता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने पहले ही बता दिया हूं, पहले ही बताया हूं मैं कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है आपका क्या है, न्यूटन। ओके कोई बात नहीं, और एक और बताया था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो वो भी ध्यान रखो। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन है, एन, तो यही आपका फोर्स यही तो है। इसका क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है, आपको मास हमेशा केजी में लेते हैं, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर और सेकंड। यही आपका डेरिवेशन है, मतलब कि 1 न्यूटन में आपका 1 की जो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर आपका वैल्यू होता है, जो कि मैंने पहले बताया था, मतलब लिखवाया था, मैं बोला था कि यहां पर मैं आपको बताऊंगा 1 न्यूटन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि क्या है कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हमारे हाथ में आता है, तो हम लोग क्या है कि उसको कैच पकड़ते हैं, कैच पकड़ते हैं तो हम लोग हाथ को पीछे की ओर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि क्या है कि हम लोग थोड़ा बॉल पीछे ले जाते हैं, तो इससे क्या है कि हम लोग को टाइम मिल जाता है। ठीक है, टाइम के साथ क्या है कि फोर्स का रिस्ट्रिक्शन होता है और हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो क्या है आपका, ये आप मैं यहां पर बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर हम इसको टाइम को, मतलब कि फोर्स जो है यहां पर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है आपका। अगर फोर्स को हम लोग कम करेंगे, अब सॉरी टाइम को अगर हम लोग कम करेंगे तो क्या है कि आपका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या है आपका, क्या है फोर्स क्या है आपका कमेगा। मतलब अगर हम लोग हाथ नहीं खींचते तो बॉल क्या है कि बम्प अप करके बाहर की ओर चला जाता है, या फिर बहुत जोर से चोट लगता है। ठीक, पीछे खींचते क्या है तो क्या है कि हम लोग का टाइम जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहां से हाथ लगते हैं तो कुछ सेकंड यहां लगता है, तो धीरे धीरे क्या है आपका मोमेंटम जो है उसका ट्रांसफर हो जाता है अपने हैंड पे। इस कारण क्या है कि हम लोग को चोट नहीं लगता है। ठीक है, ओके। अब या फिर हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि अगर किसी बॉटल को हम लोग फर्श पे गिराते हैं, हार्ड फर्श पे गिराते हैं, तो क्या है कि वो फूट जाता है। बट वही हम लोग उसको सैंड पे बॉटल को गिराए तो क्या है कि वो नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता है, क्या है कि जब बॉल जो है आपका जो जो आपका बॉटल है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है रेत को। ठीक है, वहां भी आपका क्या है कि टाइम मिल जाता है। जब बॉल धीरे, जो कांच जो है, जो बॉटल है कांच का, वो धीरे धीरे सैंड में जाता है वो, तो यहां पर क्या है कि आपका टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। इस कारण क्या है आपका फोर्स जो है डिक्रीज हो जाता है। जब फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो बोतल नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग को लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कभी नहीं आएगा। आप अगर 9th क्लास के भी स्टूडेंट हो तो आप लोग यहां से देख सकते हो और आप लोग अच्छे से इस लॉ को समझ सकते हो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए आपको न्यूटन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत जरूरी है समझने के लिए।
जब तक आप लोग ये समझोगे नहीं तब तक आपका फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट नहीं बनेगा और डीप क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको समझने के लिए हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझोगे इसको कि अगर हम लोग कोई बुलेट है, ठीक है, बुलेट है तो क्या है, जब हम लोग उसको फायर करते हैं तो क्या है कि पीछे की ओर मूव करता है। बुलेट तो गोली जो है बंदूक से, जब हम लोग गोली को फायर करते हैं गोली आगे की ओर जाता है और क्या है कि बंदूक को पीछे की ओर भी धकेलता है। यही तो है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि आप क्या है कि ये आपका बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये यहां आके इसको टक्कर देगा तो क्या है कि ये मूव आगे की ओर फॉरवर्ड, ये इनिशियली वेलोसिटी 0 है और इसका वेलोसिटी जो है आपका v फाइनल है। ठीक, जब इससे ये टकराएगा तो ये क्या है, बॉडी आपका आगे की ओर मोशन में आ जाएगा, v वेलोसिटी में आ जाएगा। ठीक, और ये क्या है कि पीछे की ओर जो बॉडी जो है आपका टकरा के इधर की ओर हल्का सा मोशन इसका डिक्रीज हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये अपना जो मोमेंटम है इसको ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये इसका वेलोसिटी जो है स्लो हो जा रहा है। अच्छा, न्यूटन अनदर वे वी कैन, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक टेबल है इस पे हम लोग मार्कर को रखे हैं, ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक कि जितना फोर्स ये मार्कर हमारे ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स हम लोग इस पे लगा रहे हैं, तो क्या है कि आपका बैलेंस फोर्स यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ठीक, और एग्जांपल के तौर पे देखोगे आप लोग कि क्या है कि नाव में हम लोग जब चढ़ते हैं, ठीक, नाव में हम लोग चढ़ते हैं तो क्या है कि जो नाविक होता है, जो मल्लाह होता है, वो क्या है कि पीछे की ओर उसको फोर्स लगाता है, तो बोट क्या है कि आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, और या फिर आप देखोगे कि कोई बोट है, ठीक, बोट है या फिर नाव है, आप क्या है कि उस पर सडनली आप लोग लैंड से, जमीन से सीधा उस पर कूदते हो तो क्या है कि बोट क्या है कि आगे की ओर बढ़ जाता है और आप जो है पीछे की ओर गिर जाते हो। क्यों होता है, जब आप लोग बोट पे कूदते हो तो क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो इस पे इसके रिस्पेक्ट में क्या है कि नाव आपको आपका जो है पीछे की ओर फोर्स लगाता है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या है कि गिर जाते हैं। ठीक है, ओके, या फिर आप लोग देखे होंगे कि अनबैलेंस्ड हो रहे हो, आप लोग आगे की ओर गिर रहे हो तो क्या है कि आप लोग आगे की ओर हाथ को, मान लो कि पतला रास्ता है और उस पर जा रहे हो आप लोग, सडनली एक डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट कर जाते हो तो क्या है, आप लोग हाथ आगे जो है आगे की ओर इस डायरेक्शन में आप लोग मारते हो ताकि फोर्स जो है आपका इक्वल हो जाए और आप ना गिरो। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, इसी लॉज पे आपका काम करता है रॉकेट। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही आपका काम करता है रॉकेट, काम करता है। ठीक है, रॉकेट क्या है, ये आपका रॉकेट है, रॉकेट चलता है, आपका एरोप्लेन चलता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही आपका दोनों चलता है। ठीक है, ये आपका रॉकेट है, ठीक, यहां पर आपका फ्यूल है, ठीक है, ये रॉकेट, ये आपका फ्यूल, ये रॉकेट है, यहां पर फ्यूल चेंबर बना हुआ था, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज। ठीक है, और इसका फ्यूल क्या होता है, फ्यूल भी लिख लो, काफी एग्जाम में आता है आपका, कौन सा आता है, हाइड्रोजन, यहां पर लिक्विड हाइड्रोजन होता है फ्यूल के रूप में, लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है आपका। ठीक है, और लिक्विड ग्रेफीन भी होता है आपका, प्लस लिक्विड पैराफिन, पैराफिन
फीन भी होता है आपका ऑक्सीडाइजर के रूप में, O2 होता है आपका, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, ठीक है। और साथ में आपका अमोनिया होता है HNO3। ये आप लोग ध्यान रखो, आ गया तो लिख दो। प्रणोदक भी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रणोदक बोलते हैं, रॉकेट के रूप में, जो ईंधन के रूप में काम आपका करता है। यहां से आपका क्या है कि न्यूटन का आपका तीनों नियम यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने फोर्स पढ़ा, उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकेंड लॉ पढ़ा, और थर्ड लॉ भी हम लोग कर लिए। होप आप लोगों को कभी भी इसमें समस्या ना आए समझने में, ठीक है। अब हम लोग छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि मैं बीच बीच में बता भी रहा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? पहली बात, आगे आप लोग पढ़ोगे कि एनर्जी क्या है कि नाइदर बी क्रिएट नाइदर बी डिस्ट्रॉय। अगर कोई आप एनर्जी है, उसको हम लोग ना कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिमिलरली देखो, आपका एक मास m यहां पर जो है m1 है, और ये इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका m2 है, ठीक, और ये भी इधर की ओर मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है आपका v1 वेलोसिटी से, ये आपका, एक मिनट छोड़ो, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। गोली देखे आप लोग, गोली मूव कर रहा है तेजी से, गोली पीछे से आया, उसको धक्का दे देता है, और सडनली गोली जो आगे वाला गोली है वो तेज चलने लगता है, और पीछे वाला जो गोली है वो स्लो हो जाता है। तो क्या है कि जब ये यहां पर आता है, ये इसका वेलोसिटी क्या है, u1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक समय आएगा, ये जो बॉल है आपका m2 मास है, और ये जो है m1 मास है, ये m2 मास है, कोलाइड करेगा। ये कितना करेगा, u1 वेलोसिटी से, और ये जो है आपका u2 वेलोसिटी से। दैट कंडीशन क्या होगा, आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब कि m1 इक्वल टू m1 जो है v1 की स्पीड से मूव करेगा, और m2 जो है आपका v2 की स्पीड से मूव करेगा। पहले ये u से मूव कर रहा था। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका v2 वेलोसिटी जो है v1 से ज्यादा होगा। अच्छा, तो हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि आपका m1 इसका मोमेंटम m1 u1, और इसका मोमेंटम m2 u2, ठीक है। किसके बराबर होगा, आफ्टर कॉलिजन के बाद। आफ्टर ऑल ये मोमेंटम ही तो ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या आएगा, दोनों इक्वल होगा, मतलब m1 v1 प्लस m2, ये m2 है, m2 v2। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप लोग को ये ध्यान रखना है। यहां पर देखो कि अच्छा, ये क्यों इसका वेलोसिटी स्लो हो जाता है और इसका फास्ट हो जाता है, इसको समझने के लिए आप देखोगे कि ये जो बॉडी है आपका, ये चाहे इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये जो आपका बॉडी है ये चाहेगा कि नहीं भाई मेरे से आगे मत निकल, ये चाहेगा कि इधर की ओर फोर्स लगाए। मतलब ये A है, ये B है, तो ये क्या है आपका B है, और ये A है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि FAB जो है FBA के बराबर है, तभी तो ये यहां से इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, गुड। यहां पर इसको F लिख सकते हैं, और इसको भी F लिख सकते हैं, ठीक है। यही था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ओके, होप आज का लेक्चर बस यहीं तक। होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की आप लोग को समझाने के लिए, कोई बात नहीं, आप लोग समझो। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा समझो, दोबारा वीडियो को देखो, और आप लोग समझो। ये थोड़ा डिटेल वे में पढ़ाया ताकि आप लोग अच्छे से फिजिक्स में आपका जो रुचि है वो बढ़े, आप लोग समझो, याद ना करो, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन वाला थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। ग्रेविटेशन के बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे करके ऑप्टिक्स ये जो है एक एक लेक्चर में सारे खत्म कर देंगे। आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोग लाइफ में कभी भूलो ना, ठीक है। और आप, एक दरखास्त आप लोग से एक और है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बोलो कि भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्या है कि इससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अभी इनिशियल ग्रोइंग चैनल है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव यू गुड डे।